हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो, कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन एंड कीमो एंड सर्जरी तीनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें से कीमोथेरेपी का ही रोल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ब्लड कैंसर्स हो गए, मल्टीपल माइलोमा हो गया, लिम्फोमास हो गए, ब्रेस्ट कैंसर में कीमो का बहुत बड़ा रोल होता है। और भी बहुत सारी कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें रेडिएशन एंड सर्जरी के अलावा कीमो का बहुत बड़ा रोल है। अब कीमोथेरेपी की जब बात आती है ना, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो आज मैंने हमारे साथ हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम को इनवाइट किया है, जिनके साथ मैं ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना चुकी हूँ। आप वो जाके देख सकते हैं। इंडिविजुअल कैंसर पे हमने बनाया है, इम्यूनोथेरेपी पे बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, वो जरूर देखना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन पर भी मैंने इंडिविजुअल एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि क्या इम्यूनोथेरेपी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं। तो आज मैंने जब कीमोथेरेपी शुरू होती है तो क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है, क्या टिप्स हमें फॉलो करनी है हमारी कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आज मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर विक्रम, गिविंग मी योर टाइम। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता चली गया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों के बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को ही आपको ना एक लॉजिक या कॉन्सेप्ट, क्या रीज़न है, आप क्यों एडवाइस करते हो, वो चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब पेशेंट पहले दिन पहले कीमो के लिए आ रहा है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए? देखिए, जब पेशेंट हमारी ओपीडी के अंदर आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमारे लिए होते हैं वो नंबर 1 होती है उसका कोई भी स्कैन हो रखा हो, चाहे पेट स्कैन हो, सीटी स्कैन हो, और नंबर 2 बायोप्सी रिपोर्ट। ये 2 इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे पेशेंट बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस लेके आते हैं, तो आप ये 2 इन्वेस्टिगेशन को अलग करके रखें। उसके साथ में अभी हम जब भी किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी शुरू करते हैं तो उसमें ज़रूरी होती हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें कि आता है सीबीसी, ब्लड काउंट, नंबर 2 रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और हार्ट के लिए ईसीजी और इको। ओके, तो बायोप्सी वगैरह भी लाना है जरूरी? हाँ, बिल्कुल। ओके, मतलब काइंड ऑफ आप एक स्मॉल डॉक्यूमेंट बनाइए, फाइल या फोल्डर बना लीजिए जिसमें आपका डायग्नोसिस हो, डिस्चार्ज समरी हो अगर सर्जरी हुई है, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रूफ हो, एंड लेटेस्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन, राइट? ताकि विदाउट एनी डिले फटाफट डॉक्टर आपका रिव्यू करें, पूरा हिस्ट्री रिवाइज करें और आपको कीमो के लिए एडमिट करें। अब इन्वेस्टिगेशंस क्यों चाहिए, इसका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो अभी 20 दिन पहले की करी हुई है, आप दोबारा से बार-बार सीबीसी क्यों रिपीट करवा रहे हो? देखिए, कीमोथेरेपी के जो मेन साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो किन किन जगहों पे करते हैं। बाकी टॉक्सिसिटी तो छोटी छोटी तो बहुत जगह हो सकती है, बट मेजर टॉक्सिसिटीज जो होती हैं वो नंबर 1 हार्ट पे हो सकती है, नंबर 2 ब्लड काउंट्स कम हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर 3 किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन। इसलिए हमें हर कीमो से पहले फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस करानी होती है। इसमें सीबीसी, एलएफटी, केएफटी होता है। जो हार्ट की इन्वेस्टिगेशंस होती है, इको, ईसीजी, वो अगर पेशेंट को कोई कार्डियक इलनेस नहीं है तो वो 3 से 4 महीने पुराना भी चल सकता है। ओह, वेरी इंसाइटफुल। डॉक्टर साहब, इसमें ना एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं ना जिसमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कीमोथेरेपी लगती है, 1-1 साल के लिए चलती है। ब्लड कैंसर में तो आई थिंक 2-2 साल का भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ऐसे में आप आईवी क्या बेस्ट एडवाइस करेंगे? कीमो पोर्ट का मैंने बहुत नाम सुना है, बहुत सारी अदर लाइंस भी होती हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, प्रोलॉन्ग कीमोथेरेपी की बात ही नहीं है, ये आईवी लाइंस का क्वेश्चन जो है ये काफी सारे पेशेंट्स हमसे आके ओपीडी में पूछते हैं कि सर क्या जरूरत है, कैनुला से दे सकते हैं? देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी कीमोथेरेपीज होती हैं वो टॉक्सिक होती हैं, और अगर किसी भी रीज़न से हमारी कीमोथेरेपी अगर हमारी बाहर आ जाती है, लाइन अगर हमारी हिल जाती है और थोड़ी सी एक्स्ट्रावेजेट हो जाती है, तो वो कीमोथेरेपी जो है आसपास की मांसपेशियों को, नसों को खराब कर सकती है। और कई बार कुछ कीमोथेरेपी जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, वो कीमोथेरेपीज परमानेंट डैमेज भी कर सकती हैं। इसलिए हमें कुछ कीमोथेरेपीज को छोड़ के मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेपीज के अंदर हमें सेंट्रल लाइन चाहिए होती है। सेंट्रल लाइन माने क्या होता है कि जो स्मॉल वेसल्स होती हैं, इसकी बजाय हम कीमोथेरेपी को बिग वेसल्स में देते हैं, जो कि हमारी सेंट्रल वेसल्स होती हैं। इसके लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो 3 मुख्य ऑप्शंस हमारे पास में रहते हैं। नंबर 1 पिक लाइन, यानी कि पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। वो हमारे कैनुला की तरह यहाँ पे हमें कैनुला डालेंगे, उसके थ्रू एक पतला सा वायर होता है, एक ट्यूबलिंग होती है, उस ट्यूबलिंग को इंसर्ट करेंगे और फिक्स ट्यूबलिंग हमारी यहाँ तक पहुँच जाएगी बड़ी वेसल के अंदर, सुपीरियर वेना के बाद। उसके बाद हम उसको यहाँ पे सूचर करके फिक्स कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारी होती है
वो होती है कीमोपोर्ट। कीमोपोर्ट एक डिवाइस होता है, छोटा सा डिब्बी होती है जिसको कि हम छोटा सा माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करके पेशेंट के यहाँ पे कट लगा के यहाँ पे सेट कर देते हैं, और उसके बाद उसका भी एक जो ट्यूबलिंग होती है उसको जुगुलर या सबक्लेवियन वेन के थ्रू बिग वेसल्स में इंसर्ट कर देते हैं। कीमोपोर्ट का और पिक लाइन में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि पिक लाइन क्योंकि बाहर की तरफ उसका आपको एक्सटेंशन दिखा रहेगा, उसको हम ड्रेसिंग करके भेजते हैं हर बार। वैसे तो पिक लाइन के बाद भी आप सारे मूवमेंट कर सकते हो, हाथ का सारा मूवमेंट, नॉर्मल सारा रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हो, फिर भी उसका एक एक्सटेंशन बाहर की तरफ रहता है। जबकि कीमोपोर्ट में यहाँ पे वो डिब्बी जो होती है वो स्किन के अंदर आ जाती है, और एक बार जो सूचर सूख जाते हैं, टाके सूख जाते हैं, तो उसके बाद वो आपको दिखेगी भी नहीं, और फिर उसमें आप सारी एक्टिविटीज नहाइए धोइए सब कुछ कर सकते हैं। और नंबर 3 जो होती है वो होती है हिकमैन लाइन। हिकमैन लाइन भी जो होती है कीमोपोर्ट की तरह ही इंसर्ट की जाती है। हिकमैन लाइन नॉर्मली हम उन पेशेंट्स में यूज करते हैं जिन पेशेंट्स में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तीनों जो आपने मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन बताए, तो ऐसा इनका कोई लाइफ स्पैन भी होता है कि कौन कितने टाइम तक काम करेगा या कब तक रखना चाहिए हमें बॉडी में? देखिए ऐसा होता है कि जो पिक लाइन है उसको हम अप टू 6 मंथ्स तक यूज कर सकते हैं, पिक लाइन को। तो अगर हमारा कोई कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल है, शॉर्ट कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल है, हमें लग रहा है कि 5-6 महीने की कीमोथेरेपी देनी है, देन वी कैन यूज पिक लाइन। अगर हमें लगता है कि कीमोथेरेपी हमें प्रोलॉन्ग कीमोथेरेपी देनी है, काफी सारे पेशेंट्स होते हैं, ब्रेस्ट के पेशेंट्स होते हैं, स्टेज 4 कैंसर्स होते हैं, या फिर ब्लड मैलिग्नेंसीज होती हैं जहाँ पे की प्रोलॉन्ग कीमोथेरेपी चलती है, उसमें हम यूज करते हैं कीमोपोर्ट, जिसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 ईयर्स तक रहता है। ओके, तो कोई डर वाली बात नहीं है, कम्प्लीटली सेफ है, और आप रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी का कीमोथेरेपी लगना है तो ये इन तीनों ऑप्शन में से जो भी बेस्ट आपको लगे ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी भी है, और सेकंड ये है कि अगर आप नहीं यूज करोगे तो वो रिएक्शंस जो है बहुत सारे पेशेंट्स में एक्स्ट्रावेजेशन होके वो सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, इन तीनों आईवी लाइन में एक्स्ट्रावेजेशन का कोई डर नहीं है? नहीं। ओके, अच्छा, जस्ट मैं एक ऐसी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर किसी का जो नॉर्मल आईवी लाइन जो इंट्राकैथ हम लगाते हैं उससे एक्स्ट्रावेजेशन हो जाए, देन इट्स मैनेजेबल? हाँ, देखिए नॉर्मली तो हम यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बता दें कि जो कीमोथेरेपी जो हाईली टॉक्सिक होती हैं उसमें तो हम कोशिश करते हैं कि बिना सेंट्रल लाइन के उन कीमोथेरेपीज को नहीं दें। बट उसके बाद भी इनकेस अगर किसी रीजन से आप ये सेंट्रल लाइन नहीं लगवा पा रहे हो और आपने कीमोथेरेपी लिया, एक्स्ट्रावेजेशन हो गया, तो इसके लिए भी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि जैसे एक्स्ट्रावेजेशन होता है हमें तुरंत उसको रोक देना होता है उसको, और उसके बाद उसको कैसे मैनेज करना है, उस पर कैसे कुछ कीमोथेरेपीज में कोल्ड कंप्रेस, किसी में हॉट कंप्रेस, हम पे एंटीडोट्स होते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है और वो मैनेजेबल होते हैं। जाता है, कोई डर वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे आई थिंक मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट में किसी ने बहुत बार पूछा था कि मैम ऐसे हो गया, वो हील होके नहीं दे रहा, तो क्या इट टेक्स टू मच टाइम? हाँ, टाइम लगता है। तो उस दौरान क्या हम अपना कीमोथेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कीमोथेरेपी को इंटरप्ट नहीं करना है। जिस साइड पे हुआ है उसको अपोजिट साइड पे लाइन डाल के या फिर कोई भी कीमोपोर्ट लगा के उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर साहब, जैसे कि बीइंग ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए आए तो आप अपना बेटर है कि किसी को साथ में लाइए, लेकिन कभी कभी किसी के पास कोई भी नहीं होता है, तो हम तो रेडिएशन में बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप आके अपना खुद से रेडिएशन ले सकते हो और अपने काम पे जा सकते हो। क्या ऐसा कीमो के दौरान भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि बिल्कुल नहीं। कीमोथेरेपी, देखिए रेडिएशन और कीमो में फर्क ये है कि रेडिएशन में अपरेंटली कोई भी चीज सिस्टमिक में नहीं जा रही, यानी कि जो है हम लोकल साइड पे दे रहे हैं। अगर वो साइड ब्रेन की है तो अलग बात है, अदरवाइज लोकल साइड पे है तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट कीमोथेरेपी जो है वो सिस्टमिक इन्फ्यूजन होता है, और कीमोथेरेपी इंड्यूस इन्फ्यूजन रिएक्शंस बहुत कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कीमोथेरेपी के बाद वो किसी को रैशेस हो सकते हैं, हाइपोटेंशन, बीपी फॉल हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है अकेले आना। कीमोथेरेपी में आपको किसी ना किसी को साथ में लेके आना मैंडेटरी है, जरूरी है। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी को पहली कीमो के दौरान प्रॉब्लम नहीं हुई तो बीच में आने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये इसी के साथ में एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है डॉक्टर रेखा, कि जैसे पेशेंट्स बोलते हैं कि जैसे किसी के मल्टीपल कीमोज लग रही हैं, 4-5 कीमो तक लगाए और सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो पेशेंट्स बोलते हैं सर मेरा तो नॉर्मल आ रहा है, बार बार क्यों करवा रहे हो? तो ऐसा होता है कि किसी भी एक कीमो के अंदर वो बोन मैरो को या फिर किडनी को, लिवर को हिट कर सकता है। तो वी हैव टू इंश्योर कि हर कीमो से पहले वो सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी कराए,
और हर कीमो से पहले वो ठीक हो। ठीक उसी तरीके से आपकी 10 कीमो लग गई, आपको कोई नहीं लगा, आपको लगा कीमो तो बड़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट हो सकता है कि 11वीं कीमो के अंदर आपको कोई भी सडन रिएक्शन हो जाए, तो वो रिएक्शन कभी भी हो सकती है, इसलिए हमेशा कोशिश करें किसी को साथ में लेके आए। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कीमो बडी। एंड नेक्स्ट मुझे ये पूछना था कि ये जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ना नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये माइलोसप्रेशन, ये मोस्ट कॉमनली बोले जाते हैं। तो क्या ये हर कीमो के साथ होगा? प्री मेडिकेशन देना किस में ज़रूरी है? देखिए कीमो को कैटेगराइज करा हुआ है, अगर आप डिटेल में जाओगे तो प्रॉपर कीमो को कैटेगराइज कर रखा है, लो एमिटोजेनिक, मॉडरेट एमिटोजेनिक और हाईली एमिटोजेनिक। तो हम पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होती हैं कि कौन सी कीमो के कितने उल्टी के चांसेस हैं, और हम जो प्री मेडिकेशन देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं। सारे पेशेंट्स को एक साथ प्री मेडिकेशन नहीं दिया जाता है। जिन कीमो में बहुत ज़्यादा उल्टी के चांसेस है उनमें अलग टाइप का प्री मेडिकेशन होता है, जिनमें कम चांसेस है उनमें कम टाइप का प्री मेडिकेशन दिया जाता है, लेकिन हर कीमो में प्री मेडिकेशन दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट, इम्यूनोथेरेपी साइड इफेक्ट, टारगेटेड थेरेपी साइड इफेक्ट, हमने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट किया हुआ है। आप वो वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपका कीमोथेरेपी लगना है तो आपको जरूर देखना है। तो बहुत सारी हमने अदर पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या साइड इफेक्ट आप फेस कर सकते हो, उनसे कैसे कोप अप करना है, एंड इम्यूनोथेरेपी में क्या साइड इफेक्ट आएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट ने कीमो लिया, आप सारी जो भी अभी तक आपने टिप्स बताई सारा उन्होंने फॉलो किया, जब वो डिस्चार्ज लेकर जा रहे होते हैं तब आप उनको क्या एडवाइस करते हैं और उन्हें क्या स्ट्रिक्टली घर पे जाके वो फॉलो करना है? देखिए, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट को काउंटर, जो हमारा डिस्चार्ज काउंटर है, वो छोड़ने से पहले अपनी डिस्चार्ज समरी को A to Z, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक डिटेल में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हरी में होते हैं, वो समरी लेके चले जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। समरी के अंदर आपके मोस्ट ऑफ द टाइम सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं कि क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन, जैसे कि हमने कहा प्री मेडिकेशन, सेम उसी तरीके से पोस्ट मेडिकेशंस भी होते हैं। यानी कि कीमो के बाद कुछ एंटी एमिटिक मेडिसिन हम 3 दिन 4 दिन के लिए देते हैं। उसके बाद माउथ वॉश है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कीमो के बाद एक इम्यूनो बूस्टर इंजेक्शन भी लगाया जाता है जो कि हमारे काउंट्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अदरवाइज बहुत सारी कीमोथेरेपीज जो होती हैं उनके 7वें 8वें दिन हमारी काउंट्स फॉल हो जाती हैं, TLC काउंट बहुत फॉल हो जाती है। तो हम प्रोफाइलेक्टिकली वो काउंट फॉल ना करें, उसके लिए एक इंजेक्शन भी देते हैं 24 घंटे बाद, बूस्टर इंजेक्शन, जो कि पेट में या हाथ में लगाया जाता है। और एक बात और डॉक्टर देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि बूस्टर इंजेक्शन जो है वो 24 घंटे बाद लगवाना है, वो पहले क्यों नहीं लगवा सकते। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा ध्यान रखिए, जो बूस्टर इंजेक्शन है जिसको बहुत सारे पेशेंट ग्रेफील, फिलगैस्ट्रिम के नाम से जानते हैं, वो इंजेक्शन कीमो खत्म होने के मिनिमम 24 घंटे के अगर आप बाद लगाएंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो सबसे अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो इंजेक्शन पहले लगा लिया तो वो कुछ नुकसान करेगा, लेकिन उसका अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम अच्छा इफेक्ट आए तो उसको 24 घंटे के बाद लगाइए। उस इंजेक्शन को जब लेके जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आइस पैक्स में जो है उस इंजेक्शन को लेके जाइए और उसको फिर किसी भी ट्रेन्ड पर्सनल से या तो हॉस्पिटल में आके या फिर घर पे लगवा सकते हैं। बाकी कीमोथेरेपी के बाद जो कॉमन प्रिकॉशंस होती हैं वो ये कि जब भी कीमोथेरेपी लगती है, फिर आपको कैंसर है तो उसमें आपकी इम्यूनिटी जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी कि नॉर्मल जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अपेक्षा आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए आपको इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। नंबर 2, अगर किसी और को इन्फेक्शन होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आपकी नेक्स्ट साइकिल जो है उसको वो रेफर हो जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। इसलिए आपको इन्फेक्शन से बिल्कुल बचना है। तो बाहर का कुछ नहीं खाना है, घर में प्रिकॉशन से रहें। अगर कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना भी पड़ रहा है किसी रीजन से तो मास्क पहन के रहें। यही बेसिक प्रिकॉशंस हैं। बाकी समरी में सारी मेडिसिन, क्या डेट ऑफ नेक्स्ट कीमोथेरेपी है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है, वो सब लिखा ही होता है। राइट। एंड जो ये आपने बताया बूस्टर इंजेक्शन जो देते हैं, ये जब लगाया जाता है तो उसके कितने टाइम के बाद हमें रिपीट काउंट कराना चाहिए? हाँ, देखिए, एक तो ये कि बूस्टर इंजेक्शन भी अब बात है तो मैं बता देता हूँ, 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप का बूस्टर इंजेक्शन जो होता है जो मल्टीपल डोजेस में लगाया जाता है, यानी कि डिपेंड करता है, हम देखते हैं कि पेशेंट की कौन सी कीमोथेरेपी लगी है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली 2 या 3 लगाते हैं। और एक बूस्टर इंजेक्शन और भी आता है पैक्फिल्गैस्ट्रिम के नाम से, जो सिंगल डोज में ही सफिशिएंट होता है। सेकंड ये कि अगर आप बूस्टर इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो आपको अगर नेक्स्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन CBC की रिपीट करानी है तो एटलीस्ट 24 आवर्स का आप वेट करिए।
उसमें आपको जो है बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पहले करा लेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, आप फिर काउंट्स डाउन आएगी, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। राइट। और हाइड्रेशन से रिलेटेड कुछ एडवाइस रहता है क्या? हाइड्रेशन बिल्कुल, देखिए कीमोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जैसे हम किसी पेशेंट को कीमो देते हैं तो विद इन 1 और 2 आवर्स ऑफ इन्फ्यूजन, जब पेशेंट की कीमोथेरेपी लग रही होती है तो 1 से 2 घंटे के अंदर जो भी जरूरी साइट्स होती हैं जहाँ पे किसको जाना होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो जाके डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद वो मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेपी जो है ब्लड में आपके रोटेट करती है और वो किडनी से लिवर से मेटाबोलाइज होकर बाहर निकलती है। तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जिस दिन कीमो लगनी है उसके 1 दिन पहले से अच्छा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और ड्यूरिंग कीमो और नेक्स्ट डे ऑफ कीमो कम से कम कीमोथेरेपी के 1 दिन बाद तक अच्छा हाइड्रेशन लें, जिससे कि बार बार यूरिन आए, जिससे कि जो कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी है उसमें वो कम हो जाएगी, उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन आई थिंक डॉक्टर साहब इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि पेशेंट को कोई और कोमॉर्बिडिटी ना हो, लाइक हार्ट प्रॉब्लम ना हो, किडनी का कुछ प्रॉब्लम ना हो, राइट? इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और ध्यान आया डॉक्टर रेखा, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो हमारी मेडिसिन जो डिस्चार्ज मेडिसिन हैं उसको देख के ना वो अगली बार जब आते हैं तो अपने हार्ट की मेडिसिन और किडनी की मेडिसिन नहीं खाते हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि कई बार डॉक्टर से भी मिस हो जाता है। अगर आपकी हार्ट की, किडनी की, थायराइड की, डायबिटीज की या जो भी मेडिसिन चल रही हैं वो आपको कंटिन्यू करनी है, जिस डोज में चलनी है उस डोज में कंटिन्यू करनी है, उसको स्टॉप नहीं करना है कीमोथेरेपी के। राइट। और इसके अलावा हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूट्रिशन पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, डाइट कैसे मेंटेन करनी है, होल डे ऑफ डाइट चार्ट फॉर कैंसर पेशेंट्स। अगर कोई पेशेंट है जो राइस टू फीड पर है तो लिक्विड डाइट का हमने बनाया हुआ है, वो हमने प्रॉपर ऑन्को डाइटिशियन के साथ मिलकर बनाया है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये था कि जब पेशेंट पहले दिन कीमो के लिए आते हैं तो क्या उन्हें खाली पेट आना चाहिए या कुछ? हाँ, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और बेचारे पेशेंट एक्चुअली होता ही है कई बार खाली पेट आ जाते हैं। हाँ। और फर्स्ट कीमो में टाइम लगता है, एडमिशन प्रोसेस में 3-4-5 घंटे, और उनको पता नहीं चलता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कीमोथेरेपी के लिए आइए, अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करके आइए। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत हैवी ब्रेकफास्ट मत करके आइए कि बहुत ज़्यादा आप ऑयली फूड लेके आए। नॉर्मल रूटीन में आप जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं वो आप रूटीन में हल्का ब्रेकफास्ट लेके बिल्कुल आइए। राइट। एंड अगर किसी को कुछ ऐसे साइड इफेक्ट आ रहे हैं जो आपने कीमो के स्टार्ट करने के दौरान नहीं बताया, ऐसा हो सकता है क्या कुछ डिफरेंट अनयूजुअल साइड इफेक्ट? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कीमो के टाइम पे तो हम पेशेंट को, अगर आप किसी भी मेडिसिन को देखिए, कीमोथेरेपी को छोड़ के किसी भी मेडिसिन को आप गूगल में चेक करोगे तो हर मेडिसिन के 50-60 साइड इफेक्ट्स की लिस्ट खुल जाएगी। तो नॉर्मली रेयर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली हम पेशेंट्स को वही साइड इफेक्ट बताते हैं ओपीडी के अंदर जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जो नॉर्मली पेशेंट्स में ओपीडीज में हम लोग देखते हैं। बट ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट हो जो कि हमने उसको ना बताया हो। तो ऐसे में आपको अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो आपको अनयूजुअल लग रही है, पहले कभी नहीं हुई है, तो आप प्लीज नेक्स्ट डे तुरंत ओपीडी में आके अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो करवाएंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और आई थिंक ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि सारे साइड इफेक्ट सारे पेशेंट को सेम आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बिल्कुल। सेम कैंसर, सेम स्टेज, सेम ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स वेरी कर सकते हैं। हाँ। ये आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स होता है, किसी को बहुत ज्यादा उल्टी आएगी है ना, किसी को नहीं आएगी। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है कि आप देखिए ना कि सारी पब्लिक है, आप सारी पब्लिक एक से ही खाना खा रही है, भले ही ये भी सकता है कि 5 लोगों को 2 रोटी खाते हो, बट सबकी बॉडी अलग अलग होती है ना, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, खा के भी पतला है, हाँ, कम खा के भी मोटा है। तो साइड इफेक्ट्स और रिस्पॉन्स, साथ में रिस्पॉन्स का भी यही है। रिस्पॉन्स इज ऑल्सो इंडिविजुअल, की डिपेंड करता है कि सेम कीमोथेरेपी दी है तो रिस्पॉन्स भी डिफर कर सकता है। ये बहुत जरूरी बात आपने बोली। बहुत से लोग ना बहुत कंपैरिजन करने लगते हैं कि उनको ये कैंसर था, ये स्टेज थी, उनको ये ट्रीटमेंट हुआ, फिर भी बीमारी लौट के आ गई, यहाँ फैल गई, कुछ असर नहीं आया, जबकि दूसरा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो ना फिर वो कहीं ना डॉक्टर में और ट्रीटमेंट में बायस्ड हो जाते हैं, उनको उस डॉक्टर ने शायद सही ट्रीटमेंट नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट देंगे, हो सकता है दूसरा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी वही ट्रीटमेंट दे, एंड रेस्पॉन्स वेरी कर सकता है। ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस कितना लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये कैंसर है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, सर्वाइवल क्या है, हमारा मरीज कितने महीने जिएगा। आई थिंक ये मुझे लगता है ना बहुत सही नहीं है बिल्कुल डिस्कस करना। बिल्कुल।
अगर जब भी कोई भी कैंसर से डायग्नोज होता है, आपको कीमो लगना है, रेडिएशन लगना है, सर्जरी होनी है, उसी टाइम सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में लो। क्या रेस्पॉन्स आएगा, क्या नहीं आएगा, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम भी डॉक्टर हैं, भगवान तो है नहीं कि हम किसी का रेस्पॉन्स बता दें या फिर ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे बता दें कि नहीं 100% क्योर हो जाओगे या नहीं क्योर हो गए। बहुत सारे हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो स्टेज 4 अनक्योरेबल डायग्नोज होते हैं, डायग्नोसिस के टाइम पे लगता है कि नहीं ठीक होंगे, लेकिन वो सालों साल सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे होते हैं बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद 3 महीने बाद बैड न्यूज हो जाती है। तो ये ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर ट्रायल्स करके बनाई हुई होती हैं, ये कोई अपने घर से अपने मन से ट्रीटमेंट नहीं दे रहा होता है। तो हमेशा, लेकिन हम दोनों की तरफ से ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि जब भी कभी भी कोई भी नियर बाई घर में कैंसर का पेशेंट डायग्नोज हो, प्लीज टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड पर्सन, फ्रॉम एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी सेंटर। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करने लगो कि नहीं पहले ये कर लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर ये कर लेंगे। गाइडलाइंस है, ऐसे ही नहीं बनी हुई है। रिसर्चेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं, 10-10, 20-20 साल लगा देते हैं हम लोग पढ़ने में, इतनी डिग्रीज हम लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते चले जा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लॉजिक होता है किसी भी ट्रीटमेंट को देने का। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपने ही डॉक्टर से क्लियर करो, हर डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड देन ट्रस्ट के साथ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करो। ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट क्या आएंगे, रेस्पॉन्स क्या आएगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। बिल्कुल डॉक्टर रेखा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनलाइक आपको फीवर आ रहा है, कोई छोटा मोटा लूज मोशन है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई ले लोगे, नहीं आराम मिला तो दवाई चेंज कर दोगे या डॉक्टर चेंज कर दोगे, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बट ऑन्को में जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा चलना होता है ना। तो उसमें ज़रूरी ये है कि आप पहले सेटिस्फाई हो जाओ, भले ही आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन किसी के पास भी जाओ, एक बार जब सेटिस्फाई हो जाओगे उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू कराओ, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है ना, टेक सेकंड ओपिनियन। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं खुद बोलती हूँ, अगर मैं भी किसी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो नहीं है हैप्पी, उन्हें कुछ भी डाउट है या फिर मुझे कहीं कोई डाउट है कि नहीं इसमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं हमेशा उन्हें रिकमेंड करती हूँ कि जाओ, एम्स जाओ, टाटा जाओ, या आउट ऑफ इंडिया अगर आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स है तो वहां से सेकंड ओपिनियन लो एंड देन टेक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा समराइज वे में एक कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ बताया कि जब कीमोथेरेपी शुरू हो तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करके उनकी रिप्लाई दूंगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। Thank you so much for watching. Please like, comment and subscribe my channel and share with others. And thank you so much Dr. Vikram for giving me your time.